नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार सौरभ और हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ संडे शो विद सौरभ में। दोस्तों, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फेज से, जिसका नाम है यूथ एजुकेशन। इस फेज में हम लोग यूथ और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला न्यूज है आईआईटी बॉम्बे से। दोस्तों, हम जानते हैं कि आईआईटी बॉम्बे वो संस्थान है जो जहाँ पे हमारे भारत के टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 ब्रेन्स वहाँ जाती है। लेकिन वहां से एक ये न्यूज आ रही है कि वहां पे 36% लड़कों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब कि वहां पे अगर 1000 बच्चे थे, उसमें से 360 बच्चों का कोई जॉब नहीं मिला। ये बहुत सैड न्यूज है, लेकिन मुझे ये न्यूज आपको इसलिए देना था क्योंकि मैं एक फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ। ये डिपेंड नहीं करता कि आपको जॉब मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चाहे आपका डिग्री भले ही क्यों ना आईआईटी बॉम्बे से हो, भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से हो, जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होगा, जबकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं होगा, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब था कि आपको डिग्री से ज्यादा अपने स्किल्स, अपने काबिलियत, अपने माइंडसेट, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। दोस्तों, अगला न्यूज है एक स्टूडेंट जो कि अंधी थी, उसने 96% बोर्ड्स में हासिल किए। इसका नाम वंशिका है और उसके फादर जो है वो एक लेबर है और उसकी मदर एक हाउसवाइफ। दोस्तों, मुझे ये न्यूज बताने का पीछे एक रीजन ये था कि डिपेंड नहीं करता आपके पास सेंस ऑर्गन्स हो या नहीं हो। पढ़ाई दिमाग से होती है, एजुकेशन दिमाग से होती है। हमारे सेंस ऑर्गन्स जस्ट एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज लेते हैं। अगर हम लोग वो मीडियम आंख की जगह अगर हम वर्बली सोचे या फिर कान से मीडियम बोले तो भी हो सकता है। जैसे कि हाल ही में एक मूवी आया है श्रीकांत। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार जाकर देखिए। सर, न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। उसमें साफ बोला गया है कि आंखें नहीं है, बट मैं अपने सपने देखता हूँ, मन से अपना सपना देखता हूँ। तो बस यही है कि आपके पास अगर किसी चीज की कमी है, उसका कमी को अपना कमजोरी मत बनने दीजिए। आप उसको अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, अगला न्यूज है स्पेस से रिलेटेड। गोपी चंद ठोटाकुरा, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, एक पायलट भी हैं। उन्होंने हाल ही में इंडिया के सेकेंड ऐसे इंसान बने हैं जो स्पेस में जा रहे हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद ये सेकेंड इंडियन जो स्पेस में जा रहे हैं। ये वो 6 मेंबर में से एक मेंबर है, जो कि जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के फाउंडर है। उनका एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उन्होंने सेलेक्ट किया है। उनका मिशन है कि 6 लोगों को स्पेस में भेजना, जिसमें से एक वो हमारे इंडिया के गोपी चंद ठोटाकुरा को सिलेक्ट किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। ये मिशन स्टेम को बढ़ावा देने के लिए किया गया, स्टेम को प्रमोट करने के लिए गया। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट फेज, जिसका नाम है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूज। इसमें हम लोग इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि साइंस से रिलेटेड हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि साइंस से रिलेटेड, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला न्यूज सुनाने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे कि हम लोग चंद्रयान 3 भेजे थे अपने मून पे, तो उसमें अप्रॉक्स 2 या 3 साल का समय लगा था, जबकि इतना ही डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, जो कि 2 साल लग जाता है। अगर हम मार्स भेजेंगे तो 4 साल लगता है, अगर उससे भी दूर गए तो 5 साल। ये गैप ज्यादा है। ये टाइम गैप ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे जो रॉकेट्स जाते हैं उनका स्पीड कहीं ना कहीं स्लो है। अगर उसका स्पीड हम लोग बढ़ा दें तो हम लोग चांद पे 2 साल की जगह 1 साल, 6 महीने, 3 महीने में ही जा सकते हैं। उसी तरह से अगर मार्स पे जाने के लिए जो 4 साल लगते हैं, वो कहीं ना कहीं 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 6 मंथ भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि रॉकेट का स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। तो इसी से रिलेटेड एक नया टेक्नोलॉजी आया है, नया टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा, जो कि है रॉकेट का स्पीड बढ़ाएगा। अभी जो रॉकेट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं वो 4 गुना 5 गुना स्पीड से जाएगा ऊपर। इस टेक्नोलॉजी का नाम है PPR, पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट। जो पहले के रॉकेट है, जो अभी रॉकेट यूज हो रहे हैं, ट्रेडिशनल रॉकेट, वो कहीं ना कहीं 1500 से 2000 के बीच में स्पेसिफिक इंपल्स जनरेट करते हैं। लेकिन अभी जो PPR टेक्नोलॉजी आ रही है, पल्स प्लाज्मा रॉकेट, वो 5000 तक स्पेसिफिक इंपल्स जनरेट करने का क्षमता रहता है, यानी कि एटलीस्ट 2 और 3 टाइम। तो अगर जहां हम लोग स्पेस में जब 2 और 3 टाइम्स इंपल्स ज्यादा जनरेट करेगा तो स्पीड भी 2 और 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। जो टाइम है वो 2 और 3 टाइम्स घट जाएगा। यानी अगर हम 4 साल में मार्स पे जाते हैं तो वो घट के 2 साल, 1 साल हो जाएगा। अगर हम मून पे 2 साल में जाते हैं तो वो घट के 6 महीना, 4 महीना हो जाएगा। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत हमारे काम की है। दोस्तों, अगला न्यूज है एक प्लैनेट के खोज से रिगार्डिंग। जी हाँ, एक ऐसा प्लैनेट का खोज हुआ है जो कि हमारे अर्थ से कई गुना सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है कि वो एक कॉटन के रुई जितना सॉफ्ट है। जी हाँ, MIT
जो कि पूरे वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है, वो एक साइंस इंस्टीट्यूट जिसका नाम है एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एंडालुसिया, उसके साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा प्लैनेट का डिस्कवर किया है जो कॉटन जितना सॉफ्ट हो। उसका जो मास है जुपिटर से 1/7 टाइम्स है, लेकिन उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है जुपिटर से, यानी जुपिटर से बड़ा है लेकिन मास उसका जुपिटर से 7 गुना छोटा है। तो ये हमारे आज तक के खोजे हुए सेकेंड सॉफ्टेस्ट प्लैनेट है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट अगर कोई प्लैनेट आज तक खोजा गया है जिसका नाम है केपलर 51, जो कि आज तक सबसे सॉफ्ट प्लैनेट खोजा गया है, और ये अभी जो खोजा गया है इसका ये सेकेंड सॉफ्टेस्ट प्लैनेट। दोस्तों अभी जो है आपको फोटो बगल में दिखाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ दृश्य 10 मई और 11 मई को 2024 को देखा गया, यूरोप के कुछ शहर में देखा गया। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये है क्या, तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो सोलर विंड में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस के एक मिक्स फिनोमेना है। ये तीनों के वजह से होता है। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका नाम है ऑरोरा। जी हाँ, ऑरोरा वो फिनोमेना है जब हमारे सूर्य की तरफ से हाई एनर्जी पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट होती है। उसमें से जो कुछ पार्टिकल है जो नॉर्थ पोल की तरह जाते हैं, जो कुछ पार्टिकल है वो साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और उसी केस में वो हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट गैसों के साथ कोलाइड करते हैं। उस कोलाइडेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी अलग अलग कलर्स रिलीज करती है। ये फिनोमेना दो टाइप के होते हैं, नॉर्थन साउथन। नॉर्थन जो ये फिनोमेना जब नॉर्थ हेमिस्फीयर तरफ होती है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस, और जब ये फिनोमेना साउथ की तरफ होती है इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रिया। ये पार्टिकल जब सूर्य की तरफ से निकलते हैं तो इसका एनर्जी जितना हाई होता है उतना ही हाई एनर्जी के साथ हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जितना हाई एनर्जी उस पार्टिकल का होगा उतना ज्यादा जब वो एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा और अलग एनर्जी रिलीज करेगा तो उतना हाई इंटेंसिटी का कलर रिलीज करेगा। तो कभी कभी ये दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। दिखता कब है? जब हाई एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल जब सूर्य से आकर हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तब ये दिखता, वरना अगर कम एनर्जी हो तो वो हमारे आंखों से दिखता नहीं है। दोस्तों बात करें कि ये किस किस देशों में से देखा जा सकता है, तो ये जी हाँ, नॉर्थन में हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर के जो मेजर देश हैं जैसे कि फिनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, उस तरफ दिखता है जो कि आर्टिक रीजन में है। और साउदर्न ऑरोरा जो कि ऑरोरा ऑस्ट्रिया बोलते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो एक्सट्रीम साउथर्न हेमिस्फीयर जो देश है उनमें दिख। और इसका दिखने का एक टाइम है कि मिड लास्ट सितंबर से मिड मार्च तक ही ज्यादातर टाइम से ये दिखता है। दोस्तों अगला न्यूज है निसार। दोस्तों अगला न्यूज बताने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नासा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा एरोस्पेस इंस्टीट्यूट माना जाता है, और इंडिया का जो एरोस्पेस इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इसरो। तो दोस्तों ये दोनों अभी साथ आए हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है निसार, जो कि ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं निसार की बात करूं, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक मिलकर एक ऐसा रॉकेट बना रहे हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑर्बिटल में जाकर भारत के अलग अलग फॉरेस्टेशन, अलग अलग आइस जो को एक्सप्लोर करेगा और हमारे वेदर वगैरह से सारे डिटेल्स निकाल के हम तक भेजेगा। दोस्तों ये इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी आइस हैं वो सारे मेल्ट हो रहे हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं वो कट रहे हैं। तो इसमें एक बैलेंस लाने के लिए ये सैटेलाइट को यूज करके पता किया जाएगा कि कहाँ कितने पेड़ कटे हैं, क्या हुए हैं, कितना आइस मेल्ट हो रहा है, जिससे कि खतरा आने से पहले उससे अलर्ट हो जाए और उससे बच जाए। तो ये अच्छी बात है। दोस्तों इसमें दो रडार सिस्टम है, एक रडार सिस्टम जो हमारे इसरो ने बनाया है और एक रडार सिस्टम जो नासा ने बनाया है। तो दोस्तों अब ये कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथों में लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी जो नासा के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट था वो हमारे इंडिया में आ गया है और बेंगलोर में सैटेलाइट सेंटर में आ गया है, अब बस लॉन्च होने की देरी है। और दोस्तों साथ ही में बता दें कि ये जो सैटेलाइट है हर 12 दिन में 2 बार पूरे ग्लोब का सर्वे करेगा, पूरा ग्लोब का डाटा निकालेगा कि हाँ कहाँ पे कितना क्या हुआ है, कितना आइस मेल्ट हुआ है, कितना एग्रीकल्चरल में इफेक्ट आया है, कितना फॉरेस्ट में इफेक्ट आया है, सारे जियोलॉजिकल डाटा को हमारे इंडिया और अमेरिका तक भेजेगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का रंग जब वो किसी हाइट से गिरता है तो व्हाइट क्यों होता है? जी हाँ, अगर कोई पानी जैसे कि वाटरफॉल, अगर वाटरफॉल से पानी गिरता है
तो व्हाइट दिखता है। अगर हम डिटर्जेंट लेकर उसको झाग बनाए तो झाग भी व्हाइट दिखता है। इसके पीछे ये एक सिंपल रीजन है कि जब भी पानी अपने अंदर हवा को ट्रैप करता है, जब वाटरफॉल से पानी गिरता है तो वो अपने अंदर हवा को ट्रैप करता है। जब हवा ट्रैप करता है तो वो एक शाइनी सरफेस बन जाता है जो कि ऑलमोस्ट सारे लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब सारे लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है तो हम जानते हैं कि सारे लाइट रे, सारे कलर के लाइट रे को मिलके व्हाइट कलर बनता है। तो यही एक वजह है कि कि वो पानी जो अपने अंदर हवा को ट्रैप किया होता है वो व्हाइट दिखता है। तो जब भी अगर हम डिटर्जेंट से लेकर झाग बनाएंगे तो झाग भी व्हाइट दिखता है। जब भी हम लोग नल खोलते हैं और उससे पानी गिरता है तो वो भी व्हाइट दिखता है। जब भी वाटरफॉल से पानी गिरता है तो वो भी व्हाइट दिखता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इजिप्ट के पिरामिड के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन श्योरली आया होगा कि इजिप्ट का जो पिरामिड्स है उसको उस जमाने में, जो कि आज से 4000 वर्ष पहले, उस जमाने में ना कोई ट्रांसपोर्ट था, ना कोई कुछ था, फिर उस जमाने में उस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। इट मीन्स कि वो इतने बड़े रेगिस्तान में उसको बनाया गया है, तो वो उतने बड़े पत्थर को एक मैन पावर के द्वारा तो नहीं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट किया हुआ, कैसे बनाया गया हुआ, ये क्वेश्चन आज सदियों से चला आ रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब किसी को आज तक नहीं मिला है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये क्वेश्चन का जवाब अब मिल चुका है। दोस्तों, कुछ दिन पहले साइंटिस्ट ने रिपोर्ट को पेश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि अभी के टाइम पर जो उस पिरामिड है उससे कई किलोमीटर दूर अभी के टाइम पे नील रिवर बहती है, लेकिन उस टाइम पे वो नील रिवर का एक सब बॉडी हमारे जहाँ पे पिरामिड बना हुआ है उसके जस्ट बगल से गुजरती थी। जी हाँ, उस समय जो कि 4200 वर्ष पहले था, उस समय वो नील रिवर उस पिरामिड के बगल से गुजर। तो साइंटिस्ट का ये दावा है कि उस पिरामिड को बनाने में उस नील रिवर का जो सब बॉडी है उसका बहुत योगदान है। इट मीन्स कि उसी के द्वारा जितने भी पत्थर हैं, जितने भी स्टोन्स उसमें यूज किए गए हैं, उसको वहां से यहाँ तक लेके आया गया होगा, देन उसको उस पिरामिड्स को बनाया गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो कि सदियों से क्वेश्चन चलते आ रहा था उसका जवाब मिल गया है। दोस्तों, अगला न्यूज है 21 मई 2024 को। दोस्तों, एक फ्लाइट जो कि लंदन से सिंगापुर की तरफ जा रहा था, उसमें कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे जो पैसेंजर हैं वो उनको चोट लगता है, उसमें से एक पैसेंजर का डेथ भी हो जाता है। दोस्तों, आता है कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एक टर्म आता है टर्बुलेंस। वो मतलब कि एक प्लेन को हवा में ही काफी वाइब्रेट करना, काफी अप्स एंड डाउन करना, जिसके वजह से पैसेंजर उसमें से चोट आ जाता है, मर भी सकते हैं। तो ये हादसा हुआ म्यांमार के ऊपर। तो दोस्तों, टर्बुलेंस होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो टर्बुलेंस होने की कई कारण है। टर्बुलेंस के कई टाइप्स भी हैं। एक थर्मल टर्बुलेंस, एक मैकेनिकल टर्बुलेंस, एक क्लीन एयर टर्बुलेंस। तो मैं अगर टर्बुलेंस की बात करूं तो किसी भी कारण से एक प्लेन को हवा में उड़ते हुए एक सडन वाइब्रेशन, सडन अप्स एंड डाउन फील करना, ये तब होता है जब कभी कभी जो हवा चल रही होती है उसका डायरेक्शन अचानक से बदल जाता है, एयर प्रेशर में कभी कभी अचानक से चेंज आता है, या फिर थर्मल यानी सूर्य के जो हीट है उसके वजह से अचानक से प्रेशर अप्स एंड डाउन हो जाता है, जिसके वजह से प्लेन एक सडन लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन फील करता है। इससे बचने का बस ये एक उपाय है कि आप अपने सीट बेल्ट को अच्छे से रखिए और अपने साथ जो भी हेवी सब्सटेंस रखे हुए हैं उसको एक जगह स्थिर कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। दोस्तों, अगला फेज है पॉलिटिक्स। इसमें हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे और पॉलिटिक्स में क्या सही हो रहा है और गलत हो रहा है तो उस पर भी बातें करेंगे। तो दोस्तों, एक पहला शॉकिंग, हम सबको हिला देने वाला एक ऐसा न्यूज है जो कि पुणे से है। दोस्तों, मैं अगर विस्तार से बताऊं तो पुणे के एक फेमस बिल्डर, बिजनेसमैन जिनका नाम विशाल अग्रवाल है, उनके लड़के जिनका नाम वेदांत अग्रवाल है, जो कि 17 इयर्स के मात्र थे। सीबीएसई का रिजल्ट आया था और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे। 9:30 से 12 वो एक बार में थे जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। वहां ड्रिंक्स भी लिए, उन्होंने अपने अल्कोहल का भी सेवन किया। फिर वो 12 से 1 दूसरे बार में भी गए अपने दोस्तों के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, और वहां भी उन्होंने शराब का सेवन किया। वहां से वो घर जाते हुए अपने ड्राइवर को बोला कि तुम साइड हो जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, और जबरदस्ती उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी ले लिया। वो जो गाड़ी थी वो पोर्शे थी, बहुत फेमस कार है, बहुत महंगी कार है। इस कार की कीमत करोड़ों में है। अब वो पोर्श
पोर्स गाड़ी को बहुत तेजी से चलाते हैं पुणे की गलियों में, पुणे की सड़क में। स्पीड कहा जाता है कि स्पीड 200 से 250 के बीच में थी। पीते हुए इतने स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। तभी चलते हुए उन्होंने एक बाइक से, जो एक लड़की जिसका नाम था अश्विनी कोस्टा, एक लड़का जिसका नाम था अनीश अवधिया, वो रोड क्रॉस कर रहे थे और उनको जोरों से ठोक दिया। और वो जो दो लड़के और लड़की थी, उन्होंने, कहा जाता है कि 10 फीट हवा में उन्होंने जंप ले लिया, मतलब कि इतना जोर से ठोका गया कि वो 10 फीट हवा में जाकर गिरे और एट द पॉइंट सेम टाइम पे उनका डेथ हो गया। यही नहीं, अभी इसके बाद और देखिए, जब उनको अरेस्ट किया गया तो पुलिस जब उनको थाने में ले गई तो पुलिस उनको पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करके खिलाती है थाने में। उसके बाद 15 घंटे के अंदर में कोर्ट से उनको बेल मिल जाता है। उस 17 साल के लड़के को 15 घंटे के अंदर कोर्ट से बेल मिल जाता है। और ये कहा जाता है कि आप ट्रैफिक सेफ्टी पे 300 वर्ड में निबंध लिखे, और उनको काउंसलिंग के थ्रू बोला जाता है कि आप काउंसलिंग कीजिए। ये सब पनिशमेंट के तौर पे था। आप बताइए कि ये जो 2 जान और जिस 2 लोगों का डेथ हुआ था, वो इंजीनियर थे, वो एक अच्छे प्रोफेशन में जॉब कर रहे थे, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां भी थी, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे सेटल जॉब कर रहे थे वहां पे। सवाल ये होता है, क्या 2 जानों की कीमत सिर्फ 300 लीटर का निबंध है? जो 2 जाने गई, जो 2 बेगुनाह की जान गई, वो भी उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। जो गलती थी सारे इनकी गलती थी, और इनको 15 घंटे में छोड़ दिया जाता है। क्या ये हमारे कानून है? क्या हमारे कानून का इंसाफ है? जब सोशल मीडिया पे ये बात आई, जब सोशल मीडिया पे लोग इसका जस्टिफिकेशन मांगने लगे, जस्टिस मांगने लगे, तब जाके 2 दिन बाद उसके पिता जो कि विशाल, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट 75 और 77 सेक्शन ऑफ जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग किया गया। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 कहता है कि अगर आपके लड़के का उम्र, आपके पुत्र का उम्र 18 प्लस नहीं हुआ है और आपके पुत्र कोई भी ऐसा हरकत करता है, कोई भी गुनाह करता है, तो उसके सजा उसके पिता को, उसके पेरेंट्स को मिलेगा। तो गलती तो किया वेदांत अग्रवाल ने, उसका सजा उसके जगह पे उसके पिता को अरेस्ट किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब तक एक लड़के का उम्र 18 प्लस नहीं हो जाता, तब तक उसकी सारे गुनाहों का जिम्मेवार उसके सिर्फ पेरेंट्स होंगे। के बेसिस पे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक शिवसेना के जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये दावा किया है, ये सब में एक MLA का हाथ है, जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो सजा है वो कम हो।